फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की आईपीओ की डेट डिसाइड हो गई है, इसका प्राइस बैंड डिसाइड हो गया है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस, इसकी पीआर एनालिसिस, और ये देखेंगे अंत में कि जो पर्टिकुलर कंपनी आ रही है ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू पीआर। अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात करूं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये पर्टिकुलर कंपनी करती क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो मार्केट चल रहा है वो आईपीओ का मार्केट चल रहा है। हर महीने 5-5, 6-6 आईपीओ आ रहे हैं। तो आज की डेट में हम बिजी हैं आईपीओ की वीडियोस बनाने में। जैसे ही मार्केट थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लिख दी है। आईपीओ है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का, सेक्टर है फार्मास्यूटिकल के लिए एपीआईज बनाते हैं। आईपीओ प्राइस बैंड रखा गया है 695 से 720 का। फ्रेश इशू है 1060 करोड़ का, जिसमें से 800 करोड़ रुपए जो है वो चले जाएंगे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को। वो कैसे बता देता हूं। 2018 के से पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो थी वो एक सब्सिडी थी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की। 2018 में इस बिजनेस को अलग कर दिया गया। तो जब इस बिजनेस को अलग किया गया तो उस समय इसकी टोटल वैल्यू थी 1162 करोड़ रुपए की। तो ये जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज थी इसको पे करना था ग्लेनमार्क फार्मा को। तो उस समय उन्होंने कुछ 200 या 300 करोड़ रुपए उन्होंने पे करे थे अपफ्रंट, और बाकी जो था वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट वो पे कर रहे थे, इन द फॉर्म ईएमआई को पे कर रहे थे। अगर 1 जुलाई 2021 को देखा जाए जो एज पर डीआरएचपी है, तो वो टोटल बचा है इनके पास 800 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के पास 800 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से आएगा वो ग्लेनमार्क फार्मा को दे दिया जाएगा ताकि वो डेट उसको खत्म कर दे। और 260 करोड़ रुपए जो हैं, 260 करोड़ रुपए जो बचते हैं बाकी, ये यूज किए जाएंगे। इनकी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी हो रही है, वो 2022 के अंदर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी और 2023 के अंदर उसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जो कैपेक्स चाहिए वो ये 260 करोड़ रुपए वहां यूज होंगे। ओएफएस है 453 करोड़ का, यानी जो टोटल ओएफएस का साइज है वो कितना रखा गया 453 करोड़ का। और ये ओएफएस कौन बेच रहा है? ये ग्लेनमार्क फार्मा, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो इसमें लगभग 63 लाख शेयर बेच रही है, जो लगभग 453 करोड़ का आएगा। तो वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, वो ग्लेनमार्क फार्मा के पास चले जाएगा। टोटल आईपीओ साइज क्या होगा? 1060 प्लस 453 ऐड कर देंगे तो 1513 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है। प्री आईपीओ शेयर, यानी आईपीओ आने से पहले टोटल शेयर कितने आउटस्टैंडिंग थे? लगभग 3, 2, 5, 6, 7 10.78 करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर थे। नए शेयर कितने इशू हैं? 3, 2, 5, 6, 7 1.47 करोड़। यानी जो 1060 है इसको 720 से डिवाइड कर दोगे तो ये लगभग नए शेयर आ जाएंगे। तो जब आईपीओ आ जाएगा तो उसके बाद टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? लगभग 12.25 करोड़ हो जाएंगे। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का देखूं, कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये कंपनी आईपीओ ला रही है, तो वो हो जाएगा टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 720, तो लगभग 8,821 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ रहा है। एनुअलाइज ईपीएस देखा जाए तो 32 रुपए का है 2021 का। आईपीओ के शेयर मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं करे, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बाद बताऊंगा, उससे थोड़ा ईपीएस इनका कम हो जाएगा। ओपन डेट जो है 27 से 29 जुलाई है, लिस्टिंग 6 अगस्त की है, रिटेल कोटा 35% है, मार्केट लॉट 20 का है। बिजनेस एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस मैंने पहले एक वीडियो में कर दी थी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो देखो, इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है ये है कि इनका जो 40% बिजनेस आता है, यानी जो एपीआईज बना रहे हैं, तो 40% सप्लाई करते हैं अपनी पेरेंट कंपनी को, जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो इनकी कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस हमें देखनी पड़ेगी। उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज वो कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि 40% जो है उस पर डिपेंडेंट है। तो यहां पे एक रिस्क आ जाता है कि अगर ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी से देख लेते हैं ग्लेनमार्क फार्मा ने पिछले 3 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, देखो 2019 में 9865 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के लगभग 11,000 करोड़ का हो गया, यानी अच्छी खासी सेल ग्रोथ है, यानी अच्छी खासी सेल्स की ग्रोथ है। मार्जिन भी देखें तो 16% का मार्जिन है, जो बढ़ के 19% हो गया, विच इज अ गुड साइन। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 925 करोड़ से बढ़ के 970 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, विच इज गुड। ईपीएस ऑलमोस्ट 2 रुपए का बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो लगभग 15% का इसका 2019 में भी उतना ही था, 2021 में उतना ही है। डेट डेज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं
ये पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है नहीं कर रही? देखो यहां लगभग 100 करोड़ के आसपास का कैश जनरेट हो रहा है पॉजिटिव। यहां भी इन्होंने पॉजिटिव कैश जनरेट किया है, क्योंकि टोटल देखो ऑपरेशन से कितना आ रहा है, लगभग 1400 करोड़ और 932 करोड़ का एसेट परचेज कर लिया, यानी इनको माइनस कर देंगे तो 400 करोड़ के आसपास, 400-500 करोड़ के आसपास का इनका टोटल फ्री कैश आएगा। यहाँ पे भी इन्होंने 300-400 करोड़ रुपए के आसपास का फ्री कैश जनरेट किया, यानी कंपनी अच्छा खासा फ्री कैश जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमें सही लगती है। तो ये एक रिस्क है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के अंदर, क्योंकि 40% बिजनेस इनका ग्लेनमार्क फार्मा से ही आ रहा है, उसी को सप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो रॉ मटेरियल का आता है चाइना से और इंडियन डोमेस्टिक सप्लायर से। तो 40% इसका जो रॉ मटेरियल आता है चाइना से आता है और 60% जो इंडियन डोमेस्टिक सप्लायर है वो उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया और चाइना के बीच में कुछ रिलेशन खराब होते हैं या कुछ और दिक्कतें आती हैं, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बिजनेस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। थर्ड जो इसमें सबसे बड़ा रिस्क यह है कि जो ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का काम है, ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में काम करती है। तो फार्मा के अंदर बेसिकली क्या होता है कि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूं, मान लेते हैं ये एपीआई सप्लाई करते हैं यूएसए को। यूएसए के अंदर एक फार्मा कंपनी जो इनसे एपीआई ले रही है, तो जो यूएसए के अंदर फार्मा कंपनी है, उस फार्मा कंपनी को सबसे पहले यूएस एफडीए यानी वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लस वो जो यूएस एफडीए वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की जो फैक्ट्री है यहां पे इंडिया के अंदर, उसको अप्रूवल देगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास इंडिया में अप्रूवल है और यूएस में आप सप्लाई कर दो या यूरोप में सप्लाई कर दो या अदर कंट्री में सप्लाई कर दो, नहीं। फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या होता है कि आपकी जो यूनिट है वो वहां की कंट्री की जो एजेंसी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो अप्रूव करती है। तो यहां पर क्या होता है, दो रिस्क होते हैं। एक तो इनकी कंपनी जो काम कर रही है, जो एपीएस बना रही है, अगर वो क्वालिटी की एपीआई नहीं बनाती है तो हो सकता है कि यूएस एफडीए अगर उसको अलाउ करता है या कुछ ऑब्जर्वेशन निकालता है तो फिर ये सप्लाई नहीं कर सकते अपने बाहर कंपनी को, जो इनकी यूएस के अंदर कंपनी है, या फिर जो यूएस के अंदर इनकी कंपनी है जिसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसको माल दे रहे हैं, जो इनका क्लाइंट है, अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई दिक्कत आती है, यूएस एफडीए की ऑब्जर्वेशन लगती है, तो भी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रिस्क थोड़ा यहां पे होता है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये लीडर है क्रोनिक थेरेप्यूटिक एरियाज में। जो मैंने बताया था ये एपीएस बनाते हैं क्रोनिक थेरेप्यूटिक एरियाज के लिए, तो वहां पे लीडर है। सेकंड, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कॉस्ट लीडरशिप पे काम करता है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये होता है, ये एक टाइप की बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि मेरा जो बिजनेस है वो कॉस्ट लीडरशिप का है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसमें मैं लीडर हूं, प्लस मेरा जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो बाकी कंप्यूटर से चीप है। इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। तो कंपनी ने कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करी है अपने बिजनेस के अंदर। स्ट्रॉन्ग आर&डी कैपेबिलिटी है और एक्सपीरियंस प्रमोटर है। जैसा आपको पता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी कई सालों से इंडिया में काम कर रही है, तो उनका जो प्रमोटर बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा खासा है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और आर&डी कैपेबिलिटी की काफी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद लीडिंग ग्लोबल जर्नी कंपनीज, क्योंकि इनको एडवांटेज मिलता है ग्लेनमार्क फार्मा का, उसके अच्छे रिलेशन है बाहर कंट्रीज के साथ, तो इनको अपने एपीआई सप्लाई करने में उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आती और उनके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं। तो दीज आर द बेसिक 4 स्ट्रेंथ इन द बिजनेस। अब मैं इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो 2019 में 886 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 1885 करोड़ हो गया। ठीक है, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ है। मतलब 19 से 20 के बीच में 73% की ग्रोथ थी, 20 से 21 के बीच में 23% की ग्रोथ थी। अगर मैं एबिटा की बात करूं तो एबिटा इसका 248 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2021 में कितना हो गया 591 करोड़। अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन में भी ग्रोथ है। देखो 28% का मार्जिन था 2019 में, जो कि बढ़ के 31% हो गया, यानी 3% का मार्जिन ग्रोथ भी है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के लिए रेवेन्यू अगर ग्रो हो रहा है और साथ साथ ओपीएम भी ग्रो हो रहा है, तो जो बॉटम लाइन होती है प्रॉफिटेबिलिटी, वो बहुत जबरदस्त ग्रो होती है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूं तो 195 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 351 करोड़ हो गया। अगर ईपीएस की बात करूं तो 18 रुपए का ईपीएस था, जो कि लगभग अब कितना हो गया 33 रुपए, यानी 2 साल में ऑलमोस्ट ईपीएस डबल हो गया। अभी जो इक्विटी शेयर लिए 10.78 लिए, मतलब आईपीओ से पहले लिए। एक मैं कैलकुलेशन अभी कर दूंगा जहां पर मैं आईपीओ के शेयर भी ऐड कर दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा टोटल ईपीएस कितना आएगा। एग्जैक्ट ईपीएस जो निकलेगा वो निकलेगा 351 करोड़ डिवाइड बाई टोटल शेयर कितने हो गए, लगभग 3 2 5 6 12.25 करोड़ है आईपीओ के बाद, तो लगभग 28 रुपए का इसका 28.65 का इसका ईपीएस आएगा। ठीक है, अगर मैं बैलेंस शीट देखूं, ठीक है,
तो बैलेंस शीट में पहली बात तो कोई डेट नहीं है, देखिए शॉर्ट टर्म डेट जीरो है, लॉन्ग टर्म डेट जीरो, यानी बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है, विच इज वेरी गुड साइन। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 450 करोड़ का था, आज की डेट में 564 करोड़ का है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 448 करोड़ के थे जो कि बढ़ के 619 करोड़ हो गए। अभी हम ट्रेड रिसीवेबल्स जो बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहे हैं इसको हम निकालेंगे रिसीवेबल डेज से। तो रिसीवेबल डेज अगर आपके बढ़ रहे हैं तो बैलेंस शीट में दिक्कत होती है, अगर आपके डेटर डेज कम हो रहे हैं तो विच इज गुड साइन फॉर द बैलेंस शीट, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, और मैं दिखा दूं आपको करंट लायबिलिटी इसकी लगभग 1200 करोड़ की है और करंट एसेट्स 1400 करोड़ के हैं, यानी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। करंट रेशियो जो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी का है वो भी मोर देन 1.2 है, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई है। ठीक है, और इक्विटी में ग्रोथ अच्छी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ग्रोथ आ रही है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें एज सच कोई दिक्कतें नजर नहीं आती है। अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो 10 करोड़ था जो कि बढ़ के कितना हो गया, लगभग 388 करोड़ का हो गया। ठीक है, कैपेक्स जो इसने किया है 9 करोड़ का किया था 2019 में, 51 करोड़ का किया था FY20 के अंदर, 67 करोड़ का किया FY20 के अंदर। ठीक है, और जो फ्री कैश जनरेट कर रहा है ये, वो लगभग पिछले 3 सालों में कितना किया है, लगभग 466 करोड़ का फ्री कैश जनरेट किया, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। की रेशियो देख लेते हैं, तो देखिए की रेशियो, डेट तो इसका जीरो है, इक्विटी 106 करोड़ से बढ़ के 770 करोड़ हो गई है, तो डेट टू इक्विटी जीरो है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। करंट रेशियो पहले इसमें दिक्कत थी, थोड़ा कम था, लेकिन अब 1.15 हो गया, अब 1 है, तो विच इज अ गुड साइन, इंप्रूविंग साइन। डेटर डेज इसके ज्यादा थे, 185 डेज के थे, जो कि घट के कितने रह गए, 120 डेज रह गए, विच इज अ गुड साइन। 2021 में देखिए यहां पर क्या है कि ये 2018-19 में तो बनी थी, तो यहां पर इसके एसेट्स बहुत कम थे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आपको। आरओई इसका 2021 के हिसाब से 46% का है और आरओसी 81% का, ये फिगर भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है, ये आईपीओ से पहले के फिगर है। अब मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन कर देता हूं कि आईपीओ के बाद कितना हो जाएगा आरओई। ठीक है, तो आरओई निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, हम पैट को डिवाइड कर देते हैं टोटल इक्विटी से। अभी आप देखोगे तो इसकी इक्विटी जो है बैलेंस शीट पे वो लगभग 796 करोड़ की है, 769 करोड़ की है। ठीक है, अभी जो आईपीओ आ रहा है इसके अंदर 1000 करोड़ रुपए आएंगे कंपनी के पास, बाकी ये तो 450 करोड़ तो उनके पास चले जाएंगे, प्रमोटर के पास चले जाएंगे। बैलेंस शीट में जो आएगा 1060 करोड़ ऐड हो जाएगा, यानी टोटल इसकी जो इक्विटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1060 प्लस 769, यानी लगभग 1829 करोड़ का इसका टोटल इक्विटी हो जाएगा। और इसका पैट कितना है, 351 करोड़ का, 1829 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 20% का इसका आरओई आ जाएगा। अभी आरओई आपको इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि अभी इसका आईपीओ के अंदर इसकी इक्विटी ऐड ज्यादा होगी, जब इक्विटी ज्यादा ऐड होगी तो फिर उसका उस हिसाब से आरओई कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया एग्जैक्ट कितना होगा। ऐसे ही आरओसी हम निकाल लेंगे, आरओसी लगभग हो जाएगा इसका, देखो इस आरओसी के फॉर्मूले में हमने जो ऐड किया है, ठीक है, ये एबिट निकाला है हमने, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस नंबर को 1060 को, तो 34% आ जाएगा, तो लगभग 34% के आसपास का हो जाएगा, और ये हो जाएगा लगभग 20%। ठीक है, जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया है 21 के हिसाब से नहीं करेंगे क्योंकि फिर कंपैरिजन में दिक्कत होगी, इसलिए हमने एग्जैक्ट निकाली है। तो 20% का आरओई है और 34% का आरओसी है, विच इज वेरी गुड फॉर द बिजनेस। 20% से ऊपर कुछ भी चीज होती है, चाहे आरओई हो चाहे आरओसी हो, वो काफी अच्छा माना जाता है। प्राइस टू अर्निंग 22 का आ रहा है, ये हमने निकाला है C43, यानी 2021 में जो 10 करोड़ शेयर थे उसके हिसाब से, लेकिन हमारा टोटल शेयर के हिसाब से अगर मैं 12 करोड़ के शेयर लूं तो 28 के आसपास का ईपीएस आता है, तो लगभग 25 रुपए के आसपास का इसका टोटल प्राइस टू अर्निंग पे आ रहा है। और सीएफओ टू एबिटा की बात करूं, यानी कितना कन्वर्जन एफिशिएंसी है, वो भी अच्छी खासी है 66% की। ठीक है, तो की रेशियोज भी अच्छे खासे हैं इसके। अब मैं जल्दी से पीयर एनालिसिस कर लेता हूं। देखो पीयर में लॉरस लैब, शिल्पा मेडिकेयर, सोलारा एक्टिव, ये 3 मैंने लिए। ठीक है, अगर आप ग्रोथ देखोगे तो लॉरस लैब ने 3 साल में 45% की ग्रोथ दिखाई है, पैट के अंदर 223% की ग्रोथ दिखाई है। शिल्पा मेडिकेयर ने 11%, 15% की ग्रोथ दिखाई है। सोलारा ने 8% और 90% की ग्रोथ दिखाई है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने 45% और 34% की ग्रोथ दिखाई है। तो ग्रोथ की बात की जाए तो जितने भी पीयर है मार्केट के अंदर, उन सब ने बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई, यानी इसका मतलब यह है कि एपीआई सेगमेंट जो है वो बहुत ही शानदार रिटर्न पिछले 3 सालों में उन्होंने दिए हैं।
अगर मैं ओपीएम की बात करूं तो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत शानदार है। लॉरेंस लैब का तो 33% का है, हाईएस्ट है पीयर्स में। शिल्पा मेडिकेयर का 20 है, सोलारा का 24 है और ग्लेनमार्क का 31% है। डेट देखा जाए तो लगभग लेस देन 1 ये आपका डेट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, डेट टू इक्विटी, और ग्लेनमार्क में तो डेट है ही नहीं। आरओई की बात करें तो आरओई यहां मैं इसको 20% कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखो सबसे शानदार आरओई किसका है, लॉरेंस लैब का है। आरओई 38% का है, आरओसी 43% का है, ठीक है। यहां आरओई को मैं 35, आरओसी को 35 कर देता हूं ग्लेनमार्क में, ठीक है। तो अब अगर कंपेयर करोगे पीयर्स को तो लॉरेंस लैब जो है ना वो नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पीयर से कंपेयर करोगे तो आरओई आरओसी जो है बड़े शानदार है लॉरेंस लैब्स के, और वो आपको रिप्रेजेंट करे। जब आप इसका प्राइस देखोगे पिछले 3 सालों में बहुत शानदार रिटर्न दिए, ठीक है। तो आरओई आरओसी ये प्रॉफिटेबल पैरामीटर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतना आपको कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस नजर आएगी, उतना शेयर प्राइस आपको भागता हुआ नजर आएगा। इनके काफी कम है, ठीक है, 16-17% है। ग्लेनमार्क के 20% और 35% है। तो नंबर 1 जो है लॉरेंस लैब है। इस पे रिसीवेबल डेज लगभग 100 के बराबर है, तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस टू अर्निंग देखो 36-27 का है, यानी लगभग 33 रुपए के आसपास का एवरेज है, 33 के आसपास का, और इसका मैंने आपको बताया 25 के आसपास पे आ रहा है। तो अगर हम देखें, अगर मैं 33 का भी इसको पी प्राइस टू अर्निंग दूं, ठीक है, 33 का, और 28 रुपए का इसका ईपीएस है, तो लगभग 924 का प्राइस आता है, ठीक है। 924 माइनस 720 कर दें, 204, ठीक है, 204 डिवाइड बाई 720 कर दें, तो लगभग 30%, यानी लगभग मान के चलो 28 से 30% तो मिनिमम इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको रिटर्न मिल जाएगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में। अगर मैं सेलिंग शेयर होल्डर की बात करूं तो उसमें ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो है 63 लाख शेयर अपने सेल आउट कर रहा है। जो ये ओएफएस है 453 करोड़ का, ठीक है। तो इसमें टोटल शेयर कितने, 63 लाख को आप 720 से मल्टीप्लाई करोगे तो 453 करोड़ का आ जाएगा। तो पूरा का पूरा पैसा किसके पास चलेगा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास चले जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी कलीग्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।